नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चाय पे चर्चा पर। और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। और हमेशा की तरह आप मेरे पीछे चाय की रेहड़ी देख रहे हैं। और चाय की रेहड़ी से साफ साफ ये समझ आता है कि चाय की इस रेहड़ी की मौजूदगी का ये मतलब है कि चाय भी होगी और चाय के साथ होगी गर्मा गर्म गॉसिप भी, जिसे शुद्ध हिंदी में ये कहते हैं चर्चा। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी और साथ ही साथ हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर आनंद सिंह भी जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। लेकिन आपको ये बता दें कि ग्राउंड जीरो पर भी हमारे सहयोगी मौजूद होंगे। तो चाय की प्याली के साथ हमारे सामने गर्मागर्म मुद्दा भी होगा। और बिहार चुनावों का एक तरफ जहां एनडीए में सीएम फेस को लेकर अभी भी देखिए चेहरा तो सामने कल ला दिया गया है, तो वहीं महागठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो तेजस्वी के फेस पर बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन एनडीए ने अभी तक नहीं बताया कि आखिर सीएम चेहरा कौन होगा। बिहार के चुनावी घमासान पर चर्चा करेंगे और समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि बिहार की सियासी हलचल को और जानेंगे कि इस वक्त बिहार में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह सुबह हल्की धुंध आने वाली है। इस बीच बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन के ऊपर छाई धुंध हट चुकी है। महागठबंधन ने अपने सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे से पर्दा हटा दिया है। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल और होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। यानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार चुनाव में कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत गए तो थे पटना में तेजस्वी और लालू से मिलकर उन्हें मनाने और गतिरोध दूर करने। लेकिन लगता है कि तेजस्वी और लालू ने अशोक गहलोत को ही मना लिया, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि काफी समय से मुंह फुलाए मुकेश सहनी के लिए भी। की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। यह संकल्प है और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले हमारे गठबंधन के जितने भी टॉप लीडरशिप है, चाहे लालू जी हो या अपना राहुल गांधी जी हो और तेजस्वी जी हो, तमाम सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने औपचारिक ऐलान कर दिए हैं कि बिहार में अति पिछड़ा मल्ला का बेटा सरकार बनने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और आपने देखा कि पिछले 11 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक आंदोलन से बनी हुई पार्टी है और एक विचार को लेकर हम लोग चलने वाले लोग हैं और उसको लेकर संघर्ष करते करते इस मुकाम तक आए। आपने देखा होगा कि 2020 में हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय में भी हमको डिप्टी सीएम का ऑफर आया था, लेकिन हम उस डिप्टी सीएम का पद जो है हमने ठुकरा दिया कि हमने हमारा मानना था हम किसी के साथ गलत करके हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। अपने दम पर और मजबूती से अपने काम के दम पर हम डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे। महागठबंधन ने तो अपने सीएम और डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन एनडीए में अब तक सीएम फेस के लिए नाम तय नहीं हुआ है। चुनाव बेशक नीतीश के चेहरे और उनके पिछले 2 दशक के कामकाज के नाम पर लड़ा जा रहा हो, लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि महागठबंधन में भी ऐसा शायद आपसी खींचतान के चलते किया गया। सीएम फेस का चेहरा तो चुनाव से पहले अमूमन तय होता रहा है, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर पहले से नाम की घोषणा शायद पहली बार हुई है। खुद कांग्रेस नेता ऐसा मानते हैं। हर चुनाव में हर प्रदेश में अलग परिस्थितियां होती हैं।
यहाँ की इस चुनाव की परिस्थिति ऐसी है, नहीं तो इसके पहले आपने ऐसा नहीं देखा होगा। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहले डिक्लेयर हुए हों किसी भी इकाई में, किसी भी इकाई में। तो यहाँ की परिस्थिति अभी ऐसी थी, वो भी चाह रहे थे कि ऑफिशियली उनको अकोमोडेट किया जाए। ऐसे ही दिखता है इस अनाउंसमेंट से। बीजेपी ने तो तेजस्वी और मुकेश सहनी को सीएम और डिप्टी सीएम का फेस बनाए जाने पर इसे महागठबंधन की महाभूल करार दिया। शाहनवाज हुसैन आरजेडी के एमवाई समीकरण को मुस्लिम यादव की जगह अब मुकेश सहनी तेजस्वी यादव समीकरण बताकर कटाक्ष कर रहे हैं। महागठबंधन ने महाभूल कर ली है। एमवाई समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है। तो उनका जो वोट बैंक था वो तो बड़ा नाराज हो गया है उनसे, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं मुस्लिम समाज से भी, जबकि वो किसी से डरेगा नहीं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी लालू यादव के चारा घोटाला और सीबीआई कोर्ट में चल रहे मुकदमे और तेजस्वी को धारा 420 का आरोपी बताते हुए हमला बोला। तो इसका मैं क्या जवाब दूं भाई? ये क्या बोल रहे हैं? वो समझ रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं? उनके पिताजी 32.5 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं चारा घोटाले के 4 मामलों में। इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है दिल्ली के कोर्ट में, सीबीआई। जमीन दो, होटल लो, ध्यान है आपको? रेलवे के 2 होटल को दिया गया, उसमें भी एक्यूज हैं। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज हैं। पिताजी तो वही है। 420 क्या होता है? धोखाधड़ी। तो ये क्या बोल रहे हैं वो? तेजस्वी यादव का नाम लेकर बीजेपी आरजेडी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रही है, लेकिन तेजस्वी तो नए संकल्प और नया बिहार बनाने का वादा कर रहे हैं। इस मामले को लेकर हमेशा से स्पष्ट है, लक्ष्य वो नहीं है, लक्ष्य है बिहार को बनाने का, और हम लोग जो है बिहार को आगे ले जाएंगे। हम लोगों के पास विजन है, रीजन है, ब्लूप्रिंट है, अनडाइंग पैशन है, नए सोच के हैं, सबको साथ लेके चलना है, नया बिहार बनाना है। हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन बात अब ये है कि अमित शाह जी ने तो क्लियर किया नहीं, बीजेपी ने क्लियर किया नहीं कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। युवा चेहरे तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए अपने गठबंधनों को कि वहां से उधर से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। हालांकि बीजेपी उम्मीद कर रही है कि तेजस्वी का चेहरा जितना बिहार की जनता के बीच जाएगा, इसका फायदा एनडीए को ही मिलेगा। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक का जो जंगल राज और जो विकास है, आज आप समझिए कि मुझे आज भी याद है कि मैं 2005 के चुनाव में जब यहाँ से पूर्णिया जा रहा था तो मुझे 6 घंटे लगे थे। रात में मैं पूर्णिया से यहाँ आया, 1.5 घंटे में मैं पहुँच रहा हूँ। तो ये केवल मैं एक विकास की वानगी बता रहा हूँ। मतलब तेजस्वी चाहे जितने संकल्प और नए बिहार की परिकल्पना करें, जनता से वादा करें, बीजेपी को लगता है कि इससे एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सवाल वही है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार के पिछले 2 दशक के कामकाज से खुश है, तो फिर सीएम फेस का चेहरा घोषित करने से क्यों हिचक रही है? एनडीए के सीएम फेस का चेहरा घोषित नहीं होने से जनता को तो एनडीए में ऑल इज नॉट वेल का ही संदेश जाएगा। उधर महागठबंधन भले ही सीएम और डिप्टी सीएम की घोषणा कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जिन 12-13 सीटों पर महागठबंधन फ्रेंडली फाइट कर रही है, अगर उन सीटों पर सहयोगी दलों की आपसी लड़ाई में एनडीए उम्मीदवार आगे निकल गया, तो फिर महागठबंधन को बैठे बिठाए इन सीटों को गंवाना पड़ेगा। यानी सीएम और डिप्टी सीएम पर तो महागठबंधन में समझौता हो गया, लेकिन सीटों पर अंतिम फैसला नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी, अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या चर्चा से पहले चाय चाहिए होगा? चाय बन गई है?
हाँ मैडम, बन गई बस चाय। ठीक है, जब तक जल्दी आप चाय चर्चा लेकर आइए, क्योंकि अगर चाय आएगी तभी चर्चा में गर्मा गर्म चर्चा होगी। सबसे पहले संजय जी, मेरा सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि कल महागठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपने भी सुना होगा, चेहरा सामने रख दिया गया महागठबंधन की तरफ से और सीधा सीधा हमला किया गया एनडीए पर कि बताइए कि आपका सीएम चेहरा कौन है। कल दुल्हा आ गया है। देखिए, एक राजनीति में एक शब्द है पॉलिटिकल कंपल्शन। तेजस्वी यादव को डिक्लेयर करना कांग्रेस की मजबूरी थी। राहुल गांधी नहीं चाहते थे, क्योंकि दागी हैं वो खुद, उनका पूरा परिवार दागी है। जिस दिन बिहार इलेक्शन की घोषणा हुई थी उस दिन राहुल जेवेंडी कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, माँ बेटे और सीधे इनके पिताजी भी, लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी, तीनों दिल्ली के राहुल जेवेंडी कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। कई सारे मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं। लालू यादव तो सजायाफ्ता मुजरिम है, सजा काट के बाहर आए। तो कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं हो रही थी, राहुल गांधी तैयार नहीं थे, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि उसके बिना उनके पास ऑप्शन नहीं, अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा सकते, इसलिए उनको तेजस्वी यादव को उनको डिक्लेयर करना पड़ेगी, उनकी मजबूरी थी। अब आप एनडीए पे आ जाइए, एनडीए में उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ भी पॉलिटिकल कंपल्शन है। अगर नीतीश कुमार को ही इनको फिर से सीएम बनाना पड़ेगा, अगर किसी और को बनाने की इच्छा नहीं इनकी कुछ हुई, तो आप मान के चलिए कि फिर वो नीतीश कुमार दिल्ली में मोदी सरकार को जो बैसाखी का जो सपोर्ट है वो नहीं मिलेगा। तो मान के चला जाए पॉलिटिक बिल्कुल यहाँ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये पॉलिटिकल कंपल्शन है, चाहे उधर था चाहे इधर हो, पॉलिटिकल कंपल्शन है बीजेपी का भी कि नीतीश कुमार को ही इनको भावी मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री भी बनाना पड़ेगा। नहीं, मगर संजय जी एक चीज बताइए, आपने लालू प्रसाद यादव के परिवार पे कहा तमाम आरोप लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के उनके ऊपर। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं, कल भूपेश बघेल जी से भी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा, एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, कि भूपेश बघेल जी ने कहा कि अभी आरोप लगे हैं, किसी पे भी आरोप लगा के एफआईआर किया जा सकता है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें। और सीधा तंज बीजेपी पे था कि बीजेपी में सारे लोग जब जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में जाकर साफ हो जाते हैं, उनके ऊपर जितने आरोप रहते हैं, जितने भी एजेंसी की कार्रवाई होती है वो रुक जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? फिर अगर आरोप से ही अगर किसी को प्रूव हो जाता है कि ये आरोपी है, फिर वो सवाल खड़े कर दो। मैं जुडिशरी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। चर्चा के साथ साथ अदरक वाली चाय। सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल जो बात बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव पे भी आरोप साबित नहीं हुए, आरोप साबित होंगे तो उनको भी जेल होगी, थोड़े समय का इंतजार कर लीजिए, हो जाएगा वो भी हो जाएगा। मगर फिर जो लोग बीजेपी में जाते हैं, जो कांग्रेस और महागठबंधन लगातार आरोप लगाती है एनडीए के ऊपर कि आखिर जो नेता जिनके ऊपर आरोप हैं भ्रष्टाचार के, जब वो बीजेपी चले जाते हैं, वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं, तो उनके ऊपर फिर एजेंसी की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसका भी तो जवाब देना होगा, क्योंकि एनडीए लगातार आरोप लगाते आई है महागठबंधन पे, खास तौर पे कल जब तेजस्वी का नाम अनाउंस हुआ, आपके सवाल का जवाब देने में मैं सक्षम नहीं हूं, क्योंकि जुडिशरी पे सवाल है। ये जुडिशरी पे नहीं है, ये बीजेपी जो पॉलिटिकल आरोप लगा रही है, एनडीए जो पॉलिटिकल आरोप लगा रही है, उसी के बेसिस पे महागठबंधन ने भी आरोप लगाई है। ये सवाल देखिए हर कोई पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी में कोई जाता है, उसकी छवि कैसे साफ हो जाती है? देखिए, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता, संविधान से चलता है, भारत का एक संविधान बना हुआ, उसी के अनुसार हमारी न्याय प्रणाली, संविधान और न्याय प्रणाली पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो जंगल राज हो गया। कई बार तो ये भी देखा गया ना, जिस पर बीजेपी लगातार हमला करती रही, भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही, वही अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो उसको शामिल भी कर लिया जाता है। क्या केस बीजेपी ने खत्म किया है, कोर्ट ने खत्म किया? पहले बताइए। नहीं, खत्म करने की बात नहीं, कार्रवाइयों में देरी हो जाती है, कार्रवाइयों में देरी होती है, उस पे सवाल उठाते हैं। खिलाफ भी मामला खत्म करने के लिए ऑथराइज कौन है, बीजेपी है या न्याय विपक्ष का सवाल होता है कि कार्रवाई में फिर देरी क्यों होती है? सवाल यहाँ है, सवाल न्याय प्रणाली पे नहीं है, न्याय पे नहीं है, संविधान पे नहीं, ये तो है, सवाल है प्रणाली पे कि आखिर देर क्यों होती है, उनके केसेस में एक्शन क्यों नहीं होते। देखिए, आपके रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप चल रहे हैं, माँ बेटे दोनों जेल से बाहर हैं, अभी सोनिया उस पे अभी भी चल रहा है, उस पे हियरिंग चल रही है, दोनों बेल पे, दोनों जेल में नहीं है, बेल पे दोनों ये तो उनकी हियरिंग चल रही है, तो इन पे नेशनल हेराल्ड का केस है, उस पे हियरिंग चल रही है। अल्टीमेटली ये सभी अब इस पे कानूनी प्रक्रिया तो उस पे से गुजरना होगा, उसमें हम कुछ नहीं, बीजेपी है कोई, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। अब बात चुनाव की कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा जो बोया वो काटना पड़ेगा भाई जी। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, अब महागठबंधन जो है इसे लेकर लगातार भुनाने की कोशिश जरूर करेगा। और कल तेजस्वी यादव ने भी ये कहा, तेजस्वी यादव ने ये भी कहा था कि हमने तो चेहरा सामने रख दिया है कि आप बताइए कि एनडीए की तरफ से कौन चेहरा होगा। साथ ही साथ उन्होंने कई सवाल भी उठाए, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बिहार चुनाव
चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आया है और बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ा है। ये देखिए, बड़ा बयान दे दिया है उन्होंने। बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ा, विधायकों को खरीदा और हमारे साथ धोखा किया गया है। हमने मां गंगा का जल लेकर संकल्प लिया था, ये कहा गया है मुकेश सहनी की तरफ से। जब तक बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि बयानों के जरिए देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब जो वार पलटवार का दौर है वो शुरू हो चुका है, लेकिन जो ये बयान दिया गया मुकेश सहनी की तरफ से, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? किसके ऊपर ये निशाना साध रहे हैं कि हमारे विधायकों को तोड़ा गया, पार्टी को तोड़ा गया? जिस तरीके से 2020 में मुकेश सहनी एनडीए का अनाउंसमेंट हो रहा था, उन्होंने उस वक्त महागठबंधन पे आरोप लगाया था कि किस तरीके से उनके साथ धोखा हुआ है, उनको बिट्रे किया गया है, उनके साथ पीठ में छुरा भोंका गया था। ये उस वक्त इन्होंने कहा था। मगर जब ये एनडीए में आए, फिर जब वहाँ की सरकार हटी, फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आए, मगर फिर जब नीतीश कुमार वापस आए एनडीए में, तो इनके जो 3 विधायक थे, मुकेश सहनी चूंकि खुद चुनाव हारे थे उसमें, तो वो विधायक नहीं थे, मगर उनके पार्टी के 3 थे और वो तीनों नेता जो थे, तीनों एमएलए जो थे, वो तीनों डिफेक्ट करके जा चुके थे बीजेपी में। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का जो आरोप है कि बीजेपी ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, विश्वासघात किया, और इसी वजह से उनकी ये नाराजगी साफ है कि किस तरीके से उनके एमएलए को खरीद फरोख्त किया ग्राउंड जीरो पे चल लेते हैं और देख लेते हैं कि बिहार का माहौल इस वक्त चुनाव से पहले किस कदर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ दो रिपोर्टर हमारे साथ शैलेंद्र और रितेश मिश्रा भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। क्या चल रहा है आज बिहार में, और जरा जनता से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, और बिहार की राजनीति में आज क्या रंग? देखिए, बिहार की राजनीति में आज रंग जो है वो है प्रचार के रंग हैं। आज प्रचार जो है पूरी तरीके से शुरू हो गया है। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी की तरफ से, जहां ये कहें कि एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे और तमाम केंद्रीय मंत्री रहेंगे, वहीं विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव आज कमान संभाल रहे हैं। 4 जगह प्रचार करेंगे और 3 जगह कार्यालय खोलेंगे, अपने कार्यालय को खोलने जा रहे हैं। और विशेष बात यह है, ये सब चीज़ें चल रही थी। अभी हमारे साथी जो है बैठ के चाय पे चर्चा कर रहे थे और आपस में कि कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन ये तो साफ है, चर्चा मैं भी सुन रहा था, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि वो जो चर्चा है उसमें एक चीज़ तो है कि न्यायालय कुछ करता है, एजेंसियाँ कुछ करती हैं, लेकिन जब कोई बीजेपी में जाता है तो एजेंसियाँ चुप हो जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन इन सवालों के बीच में बिहार में चुनाव हो रहे हैं और जो बीजेपी के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी का बेटा है, भ्रष्टाचार में जेल गए। लेकिन तेजस्वी यादव जो उनका खेमा है वो ये कह रहा है मुझको आदत पड़ गई है। यानी ये लोग कहते रहें जनता हमारे साथ है, जनता बदलाव चाहती है, 20 साल बहुत हुआ, अब आगे नहीं होगा, गाने लॉन्च किए जा रहे हैं और तमाम तरह की बातें कही जा रही है। इस बीच में एक चीज और हुई है कि जो फ्रेंडली फाइट की बात आ रही थी उनमें सीटों की संख्या कम हो गई है। यानी कि 3 सीटों पर कल नाम वापस हो गए। तो अब ये कह सकते हैं कि आरजेडी के 3 जो प्रत्याशी हैं उनको अब सिंगल हैंडेड लड़ने के लिए मिलेगा, यानी महागठबंधन को अथराइज प्रत्याशी हो गए। लेकिन अभी भी 8 सीट से 9 सीट ऐसी है जहां पर फ्रेंडली फाइट है। तो ये एक महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है और बड़ी वजह है। और उस पर दोनों तरफ से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो आपस में कह रहे हैं कि हमारे प्रचार में तेजस्वी आएंगे, वो अपने बड़े नेता का नाम ले रहे हैं। और ये बिहार में कहें कि आज पहली बार है, 24 तारीख है, 24 अक्टूबर है, चुनाव 6 नवंबर को होगा, लेकिन फुल प्रचार वो आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री का अभियान भी शुरू हो रहा है, गृह मंत्री भी आएंगे और तमाम कहें कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे। लेकिन इधर से जो कमान है आज फिर वही जोड़ी दिखेगी जो लोकसभा चुनाव में दिख रही थी, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की। ठीक है, यानी कि देखिए एनडीए ने अपनी पूरी जो कहना स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की थी उसके आधार पर आज बड़े बड़े दिग्गज बिहार में नजर आएंगे। रितेश, मैं आपके पास आऊंगी। आपके पीछे कुछ लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं, चाय की टपरी वहां पर भी लगी हुई है, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। क्या मुद्दा है उनका इस बार? अब बिल्कुल देखिए कि शैलेंद्र जी ने बताया ही कि किस तरीके से आज से चुनाव अभियान जो है वो पूरी तरीके से रंग में है। इधर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, इधर तेजस्वी यादव से लेकर आप देखिए कि मुकेश सहनी। लेकिन चर्चा बिहार में वही है कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। चाय
का ये स्टॉल है और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, आप चलिए, आप लोग का भी लेना जरूरी है। किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री जी हों, जैसे कि कोई भी बनेंगे अभी, तो पहले तो हमारे सबका मुद्दा तो नहीं उठता है सर। कोई भी रहे, 5 साल 10 साल हो गया, दोनों मुख्यमंत्री बने, नीतीश जी बने, नीतीश जी तेजस्वी जी बने, कुछ बोले हाँ ठीक है और शासन दे के हारी कौन है इस बार? किसको आप चाह रहे हैं? नीतीश कुमार को ही चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव? देखिए, हमको तो तेजस्वी जी बोले थे तो मगर नहीं कर पाए, तो एवरी सोचेंगे क्या करना, परिवर्तन तो होगा सर, एवरी परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, आप भी इन लोग को भी देखिए कि महिलाएं हैं, 10-10 हजार रुपए की कर सरकार चाहे। अब अरे हमारे तो कोई सरकार रहे, हमनी के काम मतलब है सर, कोई बने, हमनी के कुछ फायदे नहीं। मतलब तो रहना चाहिए। हाँ, तो किसका चाहिएगा? नीतीश कुमार चाहिएगा, तेजस्वी यादव चाहिएगा, कौन चाहिएगा? हम लोग तो सोच रहे कि तेजस्वी बने तो कुछ करे हम लोग के, गरीब के देख। नीतीश कुमार नहीं किए? कहाँ, हम लोग के कुछ नहीं किए, 15 बरस से खट रहे, उम्र हो गया कि काम देंगे, काम दे में कुछ नहीं, सब कागज पत्र जमा कर करके। देखिए कि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर पुनीता यहाँ पर सामने आ रही हैं। कुछ लोगों को नीतीश कुमार पसंद है, कुछ लोगों को तेजस्वी यादव पर भरोसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं, भले ही कल महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह दिया, कांग्रेस ने इस तरह से जता दिया कि तेजस्वी ही हमारे सीएम फेस होंगे, लेकिन आपके नहीं कहने के बावजूद भी वही तेजस्वी ही सीएम फेस है महागठबंधन की तरफ से। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कोई एहसान कर दिया है, लेकिन जो चर्चाएं हैं, भले ही 3 सीटों पर देखिए जो फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही थी, वहां से नॉमिनेशन वापस हो गया है, लेकिन अब जो विवाद की गाड़ी है वो आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि जिन लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया था, उनके कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार थे कि हमारे नेताजी सदन में चुन के जाएंगे। अब उन लोगों से भी आपको 2-2 हाथ करने की, भले ही ऊपर ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नेता कि चलिए हमने नॉमिनेशन वापस ले लिया है, लेकिन जो अंदरूनी कला होती है पार्टियों के बीच में, जो प्रत्याशियों को आंतरिक तौर पर जो राजनीति झेलनी पड़ती है, उसके लिए कौन जवाबदेह है? तो महागठबंधन भले ही ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ सारी चीजें जो है वो ठीक है रितेश, यानी कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और देने की कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से मतभेद नहीं है महागठबंधन में, लेकिन अंदर खाने जो चल रहा है उसे भी समझना बहुत जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया रितेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए एक बार फिर से हम चलते हैं, हमारे साथ देखिए संजय शर्मा और आनंद जी बने हुए हैं। सुना आपने ग्राउंड जीरो पे, लोगों को भी आपने सुना, और जिस तरीके से माहौल देखिए बना हुआ है, लेकिन सवाल यही कि गठबंधन, महागठबंधन के अंदर दिखाने की कोशिश तो ये हो रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अभी भी वहां पर कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। 8 से 9 सीटें ऐसी है जिस पर फ्रेंडली फाइट सीधे पुनीता जी, शैलेंद्र जी ने भी बताया, पटना से वो जुड़े हुए थे हमारे साथ, रितेश ने भी बताया कि किस तरीके से करीब 3 सीटों पे वापस हुआ है, मगर 4 सीटें ऐसी हैं जिन पे कल जो आखिरी दौर का नॉमिनेशन था, सेकंड फेज का, वो पहले फेज में, क्योंकि बातचीत जो 13 तारीख से इनकम्युनिकेडो हो गए थे, क्योंकि गठबंधन एकदम टूटने के कगार पे आ गई थी महागठबंधन। गठबंधन मत बोलो, लठबंधन ठीक है भाई ये। 1 मिनट संजय जी, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव दिल्ली से जाने के बाद 21 तारीख तक उनका किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं था। 21 तारीख को केसी वेणुगोपाल से कम्युनिकेशन हुआ, स्थिति यहाँ आ गई थी कि गठबंधन टूट सकती थी, मगर फिर कांग्रेस के सारे शीर्ष नेतृत्व ने इसको बना के रखा, क्योंकि बिहार के किसी भी लीडर से उनकी बात नहीं हो रही थी, कृष्णा अल्लावरू से तो खास तौर पे नहीं हो रही थी। इसी वजह से अशोक गहलोत को भेजा गया, और फिर सारे पार्टी लीडर्स का मानना था कि चूंकि बिहार में कांग्रेस की बड़ी पार्टनर आरजेडी है, तो हमें उनके ही चेहरे पे चुनाव लड़ना होगा, जैसा लेकिन ये तो आप मानेंगे ना, क्योंकि गले तक बात आ गई थी, क्योंकि बात गले तक आई थी, वो मैंने खुद और यही वजह है कि मैंने खुद बताया आपको कि कैसे ये वहां तक बात अटकी थी, और इसी वजह से अशोक गहलोत की जब मुलाकात हो रही थी लालू यादव जी के साथ में या फिर राबड़ी देवी और तेजस्वी के साथ में, तो वहां पर चल रही है मनभेद अभी नहीं है, क्योंकि पहले फेज में जहां पर बात नहीं हो पाई वहां पे नॉमिनेशन वापस नहीं हुए 20 तारीख तक, मगर कल जैसे ही बातचीत होकर जब उनको अनाउंस किया गया, कल आखिरी दिन था, कांग्रेस ने अपने 3 कैंडिडेट्स वापस लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लालगंज से सतीश कुमार ने वापस लिया, वारसिलीगंज से फिर आपके कांग्रेस के कैंडिडेट ने वापस लिया, फिर आपका वही प्राणपुर सीट से भी वापस लिया, और वीआईपी के एक कैंडिडेट ने बाबू बीघा से उन्होंने अपनी नॉमिनेशन वापस ली। तो कुल 4, 12 में से कुल 4, अभी करीब 8 सीटों पे अब भी फ्रेंडली फाइट होने की गुंजाइश है। ये क्या बताते हैं? मगर फ्रेंडली फाइट कहीं भी, अगर उसको फाइट कहा जाए, फ्रेंडली फाइट कहीं नहीं सकते इलेक्टोरल बैटल में। अच्छा। अगर आपने अपना
उम्मीदवार उतारा है तो वहाँ लड़ाई होगी ही होगी, वोट आपके ही क्यों कटेंगे। उतारा गया ये बताइए ना, ये महागठबंधन इनके बीच है में ना? जो कोऑर्डिनेशन की कमी आई थी, जो नाराजगी थी, उसको दूर करने में कहीं ठीक ना है, कहीं मैं वक्त आपसे जरूर लगा। सवाल लेना चाहूंगी संजय जी, जो हमने देखा स्थिति जो महागठबंधन में रही, क्या इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा और एनडीए क्या इसका फायदा ले जाएगा? दूसरा सवाल ये कि जो एंटी इनकन्वेंसी जो इस वक्त सामने आ रही, जो जनता ने अभी बताया कि हम बदलाव चाहते हैं, क्या इसका भी असर देखने को मिलेगा? क्या मतलब एंटी इनकन्वेंसी का असर होगा क्या? अभी आपने जितना आनंद जी को भी सुना, आपने भी जो बातें बोल रही थी, उसका एक ही निष्कर्ष है कि महागठबंधन को आपस में लड़ना, अभी भी आपस में लड़ेगी। इनकी लड़ाई एनडीए से है ही नहीं, पहले ही इनको आपस में लड़ना है। ये आपस में आनंद जी, मुझे बोलने लोगों ने तो जदयू में रेबेलियन की ये आपस में लड़ेंगे, अभी भी आपस में लड़ रहे हैं, आगे भी आपस में लड़ते रहेंगे। अगर तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट नहीं मानती कांग्रेस तो और बुरी स्थिति होती। क्या स्थिति होती वो आप कल्पना कर सकते हो क्या स्थिति मगर होती। आपने ही अभी उसके बाद में अब आपने बोला कि एंटी इनकम्बेंसी, तो मैं आपको फिर बोल दूं कि 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लेकिन 20 साल के बाद भी आज तक एक भी करप्शन का चार्ज उन पर नहीं है। मगर उनकी ये सरकार बहुत बड़ी के तो उपलब्धि है, CAG के रिपोर्ट में बहुत बड़ी 70,000 करोड़ का उपलब्धि बिल है तक नहीं जमा कि किया कोई गया। व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हो और अभी तक बेदाग हो। यहाँ पर कहाँ है? सारे दागदार हैं, सारे जेलों के चक्कर काट रहे हैं। अभी आप बताइए, CAG के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70,000 करोड़ का रिपोर्ट है, 70,000 करोड़ के राहुल गांधी से लेकर लालू यादव, तेजस्वी यादव, सारे कोर्ट के चक्कर अभी किसी पे आरोप नहीं हुए संजय जी। चलिए देखिए, बहस ऐसे ही चलती रहेगी क्योंकि चुनाव है, जब बात बिहार की होती है तो बहस और चर्चा जो है वो खत्म नहीं होती है। चलिए यहाँ पे एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद एक बार फिर से वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।